नमस्कार, मैं राजेश रंजन संविधान संवाद के चौथे एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम संविधानवाद के ही एक अलग सिद्धांत लोकतंत्र के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं हमारे साथी होस्ट सुरभि कारवां और प्रोफेसर तरनुम खेतान। जी, सुरभि। सो अभी तक हम 3 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने कानून के शासन, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की है और आज का हमारा जो वीडियो है, इंटरव्यू है, उसमें हम लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र शब्द हम अक्सर सुनते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए है, ये जनता के लिए है, पर लोकतंत्र है क्या? संविधान से उसका क्या लेना-देना है? वो हमारे लिए आज चर्चा का विषय रहेगा। और आज जो हमारा पेपर है जिसके इर्द-गिर्द हमारा ये इंटरव्यू होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के स्कॉलर हैं, मार्मर, उनका एक पेपर है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के बायो में मिलेगा, जिसका नाम है आर कॉन्स्टिट्यूशंस लेजिटिमेट। उस पर हम चर्चा करेंगे इंटरव्यू के दौरान। तो शुरू करते हैं। तरुण, मैं पहला आपसे जो सवाल पूछना चाहूंगी वो ये है कि आपका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्या ये लोकतंत्र की थीम से जुड़ा है? इसका क्या कारण है? अगर आप वो बताएं, इसी से हम शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो नमस्कार राजेश और सुरभि। आपसे हर बार बात करने से मैं भी कुछ सीखता हूँ, तो आपके सवालों के जरिए ये बैकग्राउंड मैंने एक हाल में ही आर्टिकल लिखा था भारत के लोकतंत्र के मौजूदा हालात पर। तो उस आर्टिकल के रिसर्च के दौरान मैंने 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से लेकर और आज तक, मतलब लास्ट डेटा इसमें शायद 2019 का है। तो इन 70 सालों में भारतीय लोकतंत्र अलग-अलग लोकतांत्रिक पैमानों पर कैसा खरा उतरता है, वो देखने का ग्राफ है ये। तो आप एक बहुत ही जानी-मानी और रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है डेमोक्रेसी की, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, उसको शॉर्ट में वीडेम बोलते हैं। तो पता नहीं आपको शायद पीछे नजर आ रहा है कि नहीं, ये इंडिया का वीडेम स्कोर, वो हर लोकतांत्रिक देश को कई अलग-अलग पैमानों पर एक स्कोर देती है। क्योंकि देखिए, लोकतंत्र ऐसी चीज नहीं है कि क्या तो आपके पास है या नहीं है। जैसे अब ये कप है मेरे हाथ में, अब ये या तो मेरे पास हो सकती है या नहीं हो सकती है, इसके दो ही ऑप्शन है। लेकिन लोकतंत्र वैसी चीज नहीं है। लोकतंत्र ऐसी चीज है कि आपके पास ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो एक कप में मेरे पास है या नहीं है, ये कप ऐसा नहीं हो सकता कि ये कप मेरे पास थोड़ी सी है और ज्यादा नहीं है। पर पैसे अगर समझ लिए आप, तो पैसे ऐसी चीज होते हैं जो आपके पास कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लोकतंत्र भी वैसी चीज है कि आप लोकतांत्रिक देश तो हो, पर लोकतंत्र के अलग अलग पैमानों पर आप के पास आपकी जो लोकतांत्रिक स्कोर्स जो होते हैं वो कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और ये बदलते रहते हैं समय के हिसाब से। तो ये जो वीडेम इंस्टीट्यूट है, वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट, ये एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण करती है हर साल दुनिया के हर देश के लिए। और एक बहुत ही बड़ा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सर्वेक्षण होता होगा। ये सोशल साइंटिस्ट, दुनिया के जाने माने सोशल साइंटिस्ट इस पर काम करते हैं, और वो इन पैमानों पर हर देश का सर्वेक्षण करके उसको एक स्कोर देते हैं। तो ये इंडिया के 6 मूल लोकतांत्रिक पैमानों का स्कोर है। उसके स्कोर का ग्राफ है 1950 से लेके 2019 तक। तो इसमें आपको बता दूं क्या क्या स्कोर्स हैं। जैसे एक इंडेक्स है इसमें, लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, कि इस लोकतंत्र में उदारवाद कितना है। या फिर एक जैसे सबसे ऊपर वाली आप लाइन देखें जो काफी मतलब बीच में रहती है, फिर 70 के दशक में बिल्कुल नीचे जाकर फिर ऊपर जाती है, काफी ऊपर चली जाती है 90 के दशक में, और अब फिर नीचे जा रही है 2013-14 से।
ये है इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमी इंडेक्स। इसका मतलब हुआ कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो कितना स्वतंत्र है आज की सरकार से। 90 में ये शायद इसलिए ऊपर है कि वो टीएन सेशन का बिल्कुल दौर था और उस समय बिल्कुल क्रांतिकारी एक तरह से कहते हैं कि बदलाव हुआ इलेक्शन कमीशन में। अब वी वर जस्ट बोर्न उसी समय 95 मैं 1995 में मैं पैदा हुई थी, तो आई थिंक ये उस वक्त का दौर है जब ये चार्ट बहुत ऊपर है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप देखिए, अब आप इस चार्ट को मानना चाहिए या ना मानना चाहिए, यही ग्राफ आपको समझा देगा। भारत का इतिहास जो 50 सालों का जानता हो, मान लें कि इलेक्शन कमीशन आम तौर पे ठीक-ठाक काम कर रहा था। 70 के दशक में बीच में सबको पता है क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। सारे ग्राफ में थोड़ा स्पीड लूँ तो आप देखेंगे कि वो जो लाइन है, बीच में जो लाइन है, वो इमरजेंसी लागू होने की लाइन है और सारे लोकतांत्रिक ग्राफ नीचे जाते हैं। भारत का स्कोर हर लाइन पे नीचे गया। फिर जनता सरकार आई 77 में, 77-78 से सारे ग्राफ फिर ऊपर जाने लग गए क्योंकि इंदिरा गांधी ने जो बदमाशियां की थी लोकतंत्र के खिलाफ, वो सारी फिर काफी जल्दी ठीक हो गई। और 80 और 90 के दशक को हम काफी खराब मानते हैं। उसमें कोalitions हुए, उसमें सरकारें जैसे स्टेबल नहीं थी। लेकिन आप लोकतांत्रिक ग्राफ्स देखें तो देखिए, इंडिया में अब बोलने का अधिकार और ये जो फ्री स्पीच का स्कोर है, ये सब नीचे की तरफ ही है, स्टेबल रहा है। हम काफी हाई नहीं है, हमें हमेशा पता है, क्योंकि ये सब सरकारी स्कोर्स नहीं है। ये भी देखते हैं कि समाज में कितना अधिकार, उस अधिकार का पालन किया जाता है। तो जो गैर सरकारी सामाजिक तत्व भी हैं जिनके कारण हम बोलने का अधिकार नहीं एक्सरसाइज कर सकते, जो मूल लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। लेकिन फिर देखिए आप सेशन के टाइम में, और मैं उस समय होश संभाल लिया था मैंने 90 के दशक में, तो आपसे थोड़ी उम्र ज्यादा है, कितनी ज्यादा है वो नहीं बताएंगे हम दर्शकों को। सेशन मुझे याद है कि, और ऐसा उनका जो रुतबा था और जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता के लिए जो काम किया, और सरकार को बिल्कुल स्पष्ट बोलना कि मेरा काम जनता की जो मैंडेट है उसको लागू करना है और मैं किसी की नहीं सुनूंगा, चाहे आप सरकार में हो विपक्ष में हो, मेरे लिए सब बराबर है। मैं लोकतंत्र की सफाई के लिए आया हूँ। देखिए हमारा ग्राफ 90 के दशक में ऊपर चला जाता है और ऊपर ही रहा अगले दौर तक। फिर ये जो दूसरा लाइन है, एक तो इमरजेंसी वाला लाइन बीच में मैंने बताया था, जो दूसरा लाइन है ये है 2014 का लाइन। और 2014 में क्या हुआ हमें मालूम है। भाजपा की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व के अंदर। तब से भारत के सारे ग्राफ फिर से नीचे जा रहे हैं। और अब फर्क देख लीजिए, मैं 1 मिनट में बस इस बात को खत्म करना चाहूंगा, पर एक देख लीजिए ये बात कि भाजपा की सरकार पहले भी रही है, 1999 से 2006 वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। लेकिन उस दौर में इन ग्राफ्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ। ये सारे ग्राफ्स उस दौर में स्टेबल हैं। जो लोकतंत्र के जो मूल अधिकार हैं, जो मूल स्वतंत्रताएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी, उन पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन 2014 से आप देख लीजिए क्या असर आया है। तो यही तो मैंने सोचा कि आज दर्शकों को कुछ एक बिग पिक्चर जिसे बोलते हैं वो देखने को मिलेगा इस ग्राफ से, इसलिए मैंने ये ग्राफ पीछे डाल दिया है। अगर वो चाहे इस पे मेरा पेपर देख सकते हैं। उसका नाम है किलिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन विद 1000 कट्स। हम एक फ्यूचर एपिसोड में उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। बिल्कुल। आपके उस पेपर पे हमारा ये विचार है कि अलग से एक पूरा वीडियो किया जाए। उसमें काफी हर संस्था के बारे में चर्चा हो सकती है। और आपने जो इलेक्शन कमीशन की बात की, 2014 के बाद से इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी को, उसकी स्वतंत्रता को लेके जैसे सवाल उठने लगे,
तो मैं उस समय थोड़ा उन पर मुश्किल से भरोसा कर पाती थी, क्योंकि हमारे पैदा होने के बाद से जब से हमने इलेक्शन कमीशन को देखा है 2014 तक, बड़ी उसकी छवि स्वतंत्र रही है। तो जब शुरुआत में जब बिल्कुल नई-नई ये चीज़ जब शुरू होने लगी कि इलेक्शन कमीशन उस आज़ादी के साथ नहीं काम कर रहा है, तो मेरे लिए मुझे होता था ये भरोसा करना, क्योंकि हमारी मेमोरी में, मेरी मेमोरी में तो इलेक्शन कमीशन को हमेशा असर्टिव और इंडिपेंडेंट देखा है, और पर अब उसमें भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी तरफ अब भरोसा होने लगा है, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो जैसा आपने बताया कि लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि या तो आपके पास है या नहीं है। उस जो स्कोर है वो शायद एक तरह से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपके समाज में, आपके राजनीतिक सिस्टम में लोकतंत्र कितना गहरा है, अगर मैं इस तरह से कह सकूँ कि उसका डेप्थ कितना है, वो कितना मजबूत है। तो बहुत बेसिक सवाल है कि अ, लोकतंत्र क्यों? ऐसी क्या खास बात है लोकतंत्र में जो दूसरे राजनीतिक सिस्टम्स में नहीं है? क्या ये सिर्फ परिणामों से रिलेटेड है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणालियों से अच्छे रिजल्ट आते हैं, या फिर इसका कोई और मॉरल नैतिक कुछ कारण है? जैसे अमर्त्य सेन का पूरा रिसर्च है कि कैसे लोकतंत्र और अकाल की स्थितियों का क्या संदर्भ है। उन्होंने अपने टीनेज, अपने बचपन के दौरान बंगाल में अकाल देखा, और उसके बाद उनका पूरा काम है कि क्योंकि पब्लिक डिबेट डिबेट संभव है लोकतंत्र में, इसलिए अकाल की स्थितियां भी भारत में जिस तरह पहले थी उस तरह से आजादी के बाद कभी नहीं हुई है, अगर मैंने उनको सही से समझा है तो क्या नैतिक कारण है लोकतंत्र के सिस्टम को अच्छा मानने के, और क्या आउटकम से रिलेटेड कारण है कि क्या लोकतंत्र अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? तो अगर उसके जस्टिफिकेशन को आप समझाएं तो। बिल्कुल, तो सुरभि, मैं आपके इस सवाल को 2 भागों में इसका जवाब दूँगा, क्योंकि पहले तो मैं यह बहुत थोड़ा-सा समझाना चाहूँगा कि लोकतंत्र वास्तव में है क्या? और वो हम समझेंगे तो फिर शायद इसका क्यों यह वाजिब है या नहीं है, इस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र एक पद्धति है। ये एक ये एक फैसला लेने की पद्धति है। जब कोई फैसला एक ग्रुप के लिए लेना हो, एक गुट के लिए लेना हो, एक इंडिविजुअल अपना फैसला ले तो उसमें आपको आज कैसे कपड़े पहनने हैं या क्या खाना है, इसमें और किसी का कुछ हस्तक्षेप ना हो, तो उसपे मैटर ही नहीं करता, लोकतंत्र के कोई मायने ही नहीं। लोकतंत्र का पहला हमें ये समझना पड़ेगा कि लोकतंत्र एक समूह के फैसले कैसे लिए जाएँ, उसको एक तरह से एक पद्धति है जो ये बताती है कि लोकतांत्रिक रूप से उस फैसले होने चाहिए। ये एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है, एक परिवार भी लोकतांत्रिक रूप से चल सकता है, और या फिर एक गैर लोकतांत्रिक, या जिसको हम ऑटोक्रेटिक कहते हैं, जैसे तानाशाही रूप से भी चल सकता है। एक पार्टी भी लोकतांत्रिक हो सकती है, तानाशाही हो सकती है। वैसे ही एक सरकार भी लोकतांत्रिक भी हो सकती है, तानाशाही भी हो सकती है। और मैं यह बिल्कुल शुरू में अज्यूम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आपके सवाल को का जवाब देने के लिए ज़रूरी है कि स्टार्टिंग असम्पशन मेरा यह बिल्कुल नहीं है कि हर संस्था के लिए लोकतंत्र अच्छा हो। कुछ संस्थाएँ हैं जो लोकतंत्र से नहीं चल सकती। आप बहुत छोटे बच्चों की परवरिश करनी हो, कोई भी माँ-बाप ये जानते हैं कि बहुत छोटे बच्चों को अपना सही-गलत नहीं पता, और अब वहाँ लोकतंत्र चलाएँगे तो वो बच्चे फिर अपना ही नुकसान करेंगे। तो आप लोकतांत्रिक तरीके से, पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से बहुत छोटे बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर सकते। तो बहुत सारी संस्थाएँ हैं जहाँ लोकतंत्र अनुकूल नहीं। तो हम लोकतंत्र की बात सिर्फ सामाजिक या राजनैतिक संस्थाओं से ही जोड़ के अभी फिलहाल में करें, बाद में शायद हम और संस्थाओं की भी बात कर सकते हैं। तो लोकतंत्र का मूल बिल्कुल
फाउंडेशनल उसकी जो रिक्वायरमेंट है वह यह है कि उस समूह के हर व्यक्ति को एक बराबरी से उसको ट्रीट किया जाए, या उस एक लोकतंत्र हर समूह के हर व्यक्ति की इक्वालिटी को अज्यूम कर लेता है, वो मान लेता है कि हर व्यक्ति बराबर है। हम लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालने से ही समझते हैं कि लोकतंत्र में इलेक्शन होते हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए इलेक्शन जरूरी नहीं है। आप बहुत और भी तरीके हैं जिससे आप एक समूह के हर व्यक्ति को, हर बंदे को बराबर तौर पर उनको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि एंशिएंट ग्रीस में लोकतंत्र का जैसे सबसे पहले बोलते हैं कि ग्रीस में लोकतंत्र का पालन हुआ था। तो वहाँ जो सार्वजनिक जो ऑफिसेज होते थे, जो संस्थाएं होती थी, उसमें इलेक्शन डाल के लोगों को चुनाव नहीं होता था। उनको एक पद्धति थी, लोकतांत्रिक पद्धति थी, इसको सॉर्टेशन बोलते हैं। वो सॉर्टेशन से चुने जाते हैं। सॉर्टेशन का मतलब लॉटरी। कि हमें शायद काफी ताज्जुब हो इस बात पर, लेकिन अगर एथेंस में जैसे मान लीजिए 5,000 लोग हैं, तो अगला लीडर कौन बनेगा, वो 5,000 लोगों के, 5,000 बोल रहा हूं मैं, उस समय औरतों को कोई हक नहीं थे, और जो स्लेव्स थे उनको भी हक नहीं थे, लेकिन जो अडल्ट मेल्स, जो उम्रदार जो मर्द थे, उनके सारे नाम आप डाल दो एक बैग में, और जिसका नाम निकले वही लीडर। तो ये भी पद्धति आप सोच लीजिए, सबके जीतने के चांस बराबर है। तो ये बराबरी का जो सिद्धांत है, उसको ये पालन करता है सॉर्टेशन। आज हम सॉर्टेशन नहीं, इलेक्शन या चुनाव के जरिए लोकतंत्र चलाते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे आजकल स्कॉलर्स हैं जो बोल रहे हैं कि कुछ रूप में हमें सॉर्टेशन वापस लाना चाहिए। अमेरिका में खास करके कुछ स्कॉलर्स हैं जो बोल रहे हैं कि सॉर्टेशन। एनीवे, तो डेमोक्रेसी का आज के दिन हम चुनाव करके अपने लीडर चुनते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां लीडर के जरिए सारा काम हो, उसी को खत्म कर देना चाहिए। हमें तो अभी हम कैसे लोकतंत्र चलाते हैं कि एक बड़ा समूह, भारत जैसा बड़ा देश, चुनाव डाल के अपने लीडर चुनता है, और फिर वो 5 साल तक वो लीडर हमारे नाम पर फैसले लेते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, कि वो प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है अभी हमारे। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी बहुत लोग आजकल उसकी तरफ भी देख रहे हैं, प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। इसमें हर फैसले पर हर नागरिक वोट डालेगा, और यह भी इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं कि इतने बड़े देश में खास करके कैसे हर फैसले पे आपको हर नागरिक वोट डाल सकता है, तो बिना प्रतिनिधि के। तो एनीवेज, तो मैं ये लोकतंत्र की एक छोटा सा एक आपको मैप दे दूं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं लोकतंत्र में। और वोट पर भी कुछ वोट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी के हो सकते हैं कि आपको 50% से एक वोट ज्यादा मिल गया, आप जीत गए। लोकतंत्र में कुछ पद्धति ऐसी भी होती है कि भाई 70% वोट चाहिए लोकतंत्र में जीतने। तो ये सारे लोकतांत्रिक डिसीजन मेकिंग पद्धति। अब आपके सवाल पे आता हूं कि क्यों जरूरी है लोकतंत्र और कहाँ जरूरी है लोकतंत्र। तो हम सिर्फ बड़े देशों की, राज्यों की बात करें, क्योंकि अलग अलग संस्थाओं में लोकतंत्र जरूरी है कि नहीं, इस पर दो राय हो सकते हैं। पर देशों में लोकतंत्र क्यों जरूरी है, इस पे 2 तरह के तर्क दिए जाते हैं। एक तरह का तर्क है जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल मतलब तर्क बोलते हैं, कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र से देश चलाने से परिणाम अच्छे निकलते हैं।
कि उसका जो अच्छे फैसले बनते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक ढंग से आप काम करोगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने अमर्त्य सेन की बात की। अमर्त्य सेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने यह दिखाया था कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, भारत सहित किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहां प्रेस की, मीडिया की फ्रीडम, मीडिया की स्वतंत्रता का रेस्पेक्ट है, वहां कोई भी बड़ा अकाल नहीं पड़ा। फैमिन जिसको अकाल जो पड़ता था, अब भारत में आप देख लीजिए, भारत के एग्जाम्पल्स उन्होंने बताया कि जब तक अंग्रेजों का राज था, तब तक हर 10-20 साल में, हर दशक में बड़ा अकाल पड़ता था और सैकड़ों नहीं, दसियों हजार लोग मरते थे। बंगाल का अकाल तो 40 के दशक में पड़ा। तो 1940 में इतने लोग बंगाल में मरे सिर्फ भूख के कारण। अमर्त्य सेन ने यह दिखाया कि उस लेवल का अकाल भारत में ही नहीं, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कभी नहीं पड़ा है। अब ये देखिए, 1940 में इतना बड़ा अकाल पड़ा, इतने लोग मरे। 1950 में ऐसा क्या जादू हो गया कि भारत में उस लेवल का अकाल पड़ना खत्म हो गया, और आज तक वैसा नहीं। हाँ, ऐसा जरूर है कि छोटे रूप में फैमिन होते हैं और किसानों को प्रॉब्लम्स भी होती है, हम आत्महत्याओं की। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं लोग, लेकिन प्रॉब्लम का जो स्केल है वो खत्म हो जाता है। और अमर्त्य सेन ने यह बताया ये इसलिए होता है, उन्होंने चाइना से भी कंपैरिजन किया कि चाइना और भारत दोनों में नई सरकारें आई 40 के दशक के अंत में, 1940 के। चाइना में कम्युनिस्ट सरकार आई, भारत में लोकतांत्रिक सरकार आई। चाइना में अकाल खत्म नहीं, कम्युनिज्म के आने के बावजूद अकाल चलते रहे। भारत में 1950 में खत्म हो गए। क्यों? अमर्त्य सेन का मानना है कि क्योंकि लोकतंत्र में और फ्री प्रेस के होने के कारण किसी भी सरकार पे इतना प्रेशर डल जाता है अकाल पड़ते ही कि सरकार को उस पर कदम लेना ही पड़ेगा और तुरंत लेना पड़ेगा, जो एक गैर लोकतांत्रिक सरकार उस पर नहीं ध्यान देने की कैपेसिटी रखती है। लोकतांत्रिक सरकार उसको इग्नोर नहीं कर सकती। तो ये एक परिमाण बेस्ड डिफेंस है लोकतंत्र का। आपने शायद दूसरा भी पूछा था कि इसके नैतिक कारण क्या है, कि सिर्फ क्या आउटकम से अच्छे आते हैं, अच्छे रिजल्ट पैदा होते हैं, तो या फिर उसके कुछ मॉरल जस्टिफिकेशन भी हैं कि लोकतंत्र क्यों बेहतर है? देखिए, तो कुछ लोग आप सिर्फ परिणाम देख के लोकतंत्र की अगर एडवोकेसी करेंगे तो एक प्रॉब्लम यह आपको मिलेगी कि लोकतंत्र में कभी कभी परिणाम खराब भी निकलते हैं। एक तो चुनाव महंगे होते हैं, खर्चा होता है, और यह भी चुनावों में जितना पैसा लगता है वह भारत में राजनीतिक करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, ये नहीं, देखिए, गैर लोकतांत्रिक देशों में करप्शन की प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन उनके कारण दूसरे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को भारत में लगता है कि भाई हम भी सिंगापुर बन जाएं, चाइना बन जाएं, लोकतंत्र ही हमारी प्रॉब्लम है, हर काम में धीरे होता है, हर काम में आप अड़ंगा लगा दो, 2-4 बाधाएं लगा दो। लोकतंत्र में क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से आपको विचार विमर्श करना पड़ता है, चीजें धीरे होती हैं। और अथॉरिटेरियन देश में आप आज प्रपोजल डालो और कल आपका काम शुरू। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई लोकतंत्र में हमारा प्रॉब्लम ही है, वो गलत है। सारा आप इसमें चर्चा हो चुकी है। एक हाल ही में किताब आई थी 2012 में, उसका नाम था व्हाई नेशंस फेल, द ओरिजिन्स ऑफ पावर, प्रोस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। और ये किताब लिखी थी एक टर्की के पैदा हुए एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं, डैरन आसेमोग्लू। मैं उनका शायद नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ कि वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जैसा लिखा जाता है उसको देखें तो वो डैरन आसेमोग्लू।
और उनके साथ MIT के एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जेम्स रॉबिन्सन। उन दोनों ने एक किताब लिखी थी, व्हाई नेशंस फेल, कि देश क्यों फेल होते हैं। और फेलियर का उनका यहाँ जो इंटरप्रिटेशन था वो था जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल या परिमाण के पैमाने पर देखने वाला था, कि कुछ देशों में हम देखते हैं कि आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, भुखमरी नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए, रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं। कुछ देशों में करप्शन है और गरीबी है और भुखमरी है। तो ऐसा क्यों है? देशों के बीच ये अंतर क्यों है? और उन्होंने काफी अच्छे तर्कों से, ये किताब मैं दर्शकों को बिल्कुल पढ़ने के लिए रेकमेंड करूंगा, उन्होंने समझाया। और इसको यूट्यूब पे काफी वीडियोस भी हैं, व्हाई नेशंस फेल अगर सर्च करें तो उन्होंने ये समझाया कि देखिए इसके बहुत सारे कारण दिए गए हैं। कुछ कल्चरल कारण दिए गए हैं, कुछ ज्योग्राफी की, कुछ क्लाइमेट के कारण दिए गए, कुछ धर्म के कारण दिए गए हैं, कुछ धर्म के लोग ज्यादा मतलब सफल होते हैं। मतलब कि ये सारे कारण गलत हैं। जो मेन कारण है एक देश की सफलता का, उनका ये कहना है, उन्होंने काफी इस पे रिसर्च किया और काफी डेटा के साथ समझाते हैं। उनका मेन थीसिस है कि एक देश की आर्थिक सफलता उसके आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की इंक्लूसिवनेस पर निर्भर करता है। इंक्लूसिवनेस का मतलब हुआ कि अगर एक देश की आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं देश के हर मुख्य समूह को, हर मुख्य गुट को अपने अंदर जगह दे, अपने संस्थाओं में अपने साथ पावर शेयर करे और सबको साथ लेके चले, तो वह वही देश हैं जो आर्थिक रूप से सफल होते हैं। और इसका आप लोकतंत्र से सीधा सीधा मतलब निकाल सकते हो, क्योंकि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं वो लोकतांत्रिक तभी हो सकती हैं। इसके हम शायद बाद में भी बात करने वाले हैं कि एक खास अल्पसंख्यक समाज को अपने गुट को निकाल दो तो वो लोकतंत्र है कि नहीं। कि इनका बोलना है कि जहां राजनीतिक संस्थाएं लोकतांत्रिक होती हैं और सबको साथ लेके चलती हैं, उन्हीं संस्थाओं में आप उन्हीं देशों में आप देखते हो कि वो आर्थिक रूप से भी काफी अच्छा करते हैं। तो ये भी लोकतंत्र का परिमाण संगत एक तर्क है लोकतंत्र के हित में। अगर आप समानता में विश्वास रखते हैं, अगर आप यह विश्वास रखते हैं कि आपके हित उतने ही जरूरी हैं जितने कि मेरे हित, और आपकी भूख उतना ही दुख देती है जितनी कि मेरी, तो यह जो मूल इंसानी समानता का जो विश्वास है, जो सिद्धांत है, इससे देश को आप लोकतांत्रिक रूप से ही चला सकते हैं। कि लोकतंत्र का मूल जो समूह के बराबर है। एक दूसरा सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत भी लोग देते हैं, जो है आजादी का, स्वतंत्रता का, फ्रीडम या लिबर्टी। उनका यह बोलना है कि देखिए सरकार एक अकेली ताकत है आज के हमारे युग में, मॉडर्न युग में, जो आपके ऊपर कोई भी जैसे प्रतिबंध लगाए आपके ऊपर, आपके अधिकारों पर, आपकी स्वतंत्रता पर, आपकी आजादी पर कोई भी बंधन डाले, तो सिर्फ हम सरकार के पास ही वो कैपेसिटी है कि हम सोचते हैं कि शायद वो वैध तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से आपको कोर्स कर सके, आपके ऊपर बेड़ियां डाल सके एक लिमिटेड तौर पर। तो स्वतंत्रता का सिद्धांत यह बोलता है कि सरकारी कोर्जन एक फ्री, एक आजाद नागरिक पर तभी लेजिटिमेट, तभी वैध हो सकता है जब उस नागरिक ने, उस व्यक्ति ने उन बंधनों पर अपना कंसेंट दिया,
कमेंट दिया हो, उन बंधनों को मान लिया हो, अपनी सहमति दी हो, और यह सहमति आप सिर्फ लोकतंत्र में ही दे सकते हैं, ऑटोक्रेसी में, गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं दे सकते। तो ये दो मेन सिद्धांत हैं जिसके का हम लोकतंत्र को नैतिक तौर पर हम उसकी इम्पोर्टेंस बता सकते हैं। प्रोफेसर केतान, दूसरा सवाल जो ये आता है कि क्या लोकतंत्र अपने आप में स्वच्छ या स्पष्ट सिस्टम है? जैसे हमने टीएन सेशन की बात करी अभी कि उन्होंने कहा कि हम सिस्टम को स्वच्छ करने आए हैं, तो ये क्या स्वच्छता है या स्पष्टता है जो इसे इतना प्रसिद्ध शासन प्रणाली बनाता है पिछले 1 सदी से, और उन देशों के लिए एक आलोचना का भी आधार लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? तो क्या लोकतंत्र की अस्पष्टता ही एक कारण है? जी प्रोफेसर केतान। देखिए, इसमें मैं लोकतंत्र जो 20वीं सदी में जो विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध, उसके बाद से ही विश्वव्यापी इतने व्यापक रूप से फैला, और उसके बाद जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1990 में, 1979-90 में, तब पूर्वी सोवियत देशों में भी लोकतंत्र फैला। तो आज हम डेमोक्रेसी को इतना कम से कम नाम पर इतना मान चुके हैं कि यही एक इकलौता वैध तरीका है जैसा कि सरकार चलाने का। लेकिन जैसा कि मुझे मालूम है आप इस पर डिस्कशन करना चाहोगे, हमने शुरुआत भी की थी इसकी, कि कितना लोकतंत्र है आपके देश में, ये भी मैटर करता है, क्योंकि आप नाम के लोकतंत्र हो सकते हो मिनिमल, लेकिन आपका स्कोर काफी कम है। लोकतंत्र इतना सफल क्यों रहा है? एक तो देखिए, जो बराबरी का, जो समानता का, इंसानी समानता का जो सिद्धांत है, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ही उसका जो अट्रैक्शन है वो दुनिया में फैल गया, क्योंकि जो जर्मनी में जो हिटलर ने इंसानों को जानवर की तरह ट्रीट किया था, कईयों को मरवाया था, ज्यूस, यहूदियों के खिलाफ, और भी काफी कम्युनिस्ट और भी बहुत लोगों के खिलाफ, तो उसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस बनी और जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बना, तो ये जो समानता का जो सिद्धांत इतना पॉपुलर हुआ दुनिया में, उसके साथ ही लोकतंत्र भी विश्वव्यापी बन गया। तो मैं तो यह मानता हूं कि लोकतंत्र की सफलता का मूल कारण नैतिक है, परिमाण रूपी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज भी दुनिया में ज्यादातर लोग कन्विंस्ड हैं कि, हालांकि हमें डेटा और जो स्कॉलर्स हैं वो ये बताते हैं कि लोकतंत्र ज्यादा सक्सेसफुल हैं इकोनॉमिक तौर पे अपनी जनता की भलाई करने के लिए, लेकिन वो शायद उस पर आप एक डिबेट कर सकते हो। लेकिन लोकतंत्र की सफलता मेरे ख्याल से उसकी डिलीवरी नहीं है, उसका ये नैतिक अट्रैक्शन है कि और किसी भी सिस्टम में एक जो फॉर्मल कम से कम इक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं कि आप नाम से ही कम से कम आप समान हो एक दूसरे के, वो सिर्फ लोकतंत्र में ही पॉसिबल हो। यही इसका अट्रैक्शन है और यही कारण है कि बहुत सारे जो गैर लोकतांत्रिक देश हैं वो भी खुद को डेमोक्रेसी बताते हैं। उनके देश के नाम में भी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या पीपल्स रिपब्लिक इस टाइप का कुछ रहता है कि वो खुद को बोलते हैं कि हम असली डेमोक्रेसी है। तो इसलिए जो नहीं भी हो लोकतांत्रिक, वो खुद को भी लोकतांत्रिक बताते हैं। और आज के जो नेता हैं, जैसे अब हम ये अमेरिकी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के अगले दिन बाद रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, तो ये हमारा लोकतंत्र के लिए एक इम्पोर्टेंट दिन भी है। लेकिन जो आज के जो गैर लोकतांत्रिक नेता रहे हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप, वह भी खुद को लोकतंत्र के नाम पर ही उन्होंने जो बदमाशियां की लोकतंत्र के नाम पर ही की। तो लोकतंत्र की सफलता ही इसकी एक प्रॉब्लम भी बन गई है, क्योंकि सभी लोकतांत्रिक हैं।
आज की दुनिया में कोई भी खुद को ये नहीं बोलता कि नहीं मैं लोकतांत्रिक नहीं हूं और मैं सही हूं। लोकतांत्रिक सभी हैं, तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा आपकी भाई कौन सा भेड़िया है मेमने की खाल में और कौन तो ये प्रॉब्लम हो गई है। तो लोकतंत्र की सफलता तो बहुत, लोकतंत्र की नाम की सफलता तो बहुत हुई है, लेकिन अब हम और पेचीदा जो मामला है वो ये वास्तविक लोकतांत्रिक संस्थाएं कहाँ हैं और कहाँ पे सिर्फ नाम का लोकतंत्र है। तरुणा, सब लोग राजेश, हाँ वही सब लोग लोकतंत्र बचाने की भी बात करते हैं, जो लोकतंत्र पर हमला भी कर रहे होते हैं वो भी लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। बिल्कुल। कोई खुलकर ये नहीं कहेगा आज की डेट में, वो देश हो कोई भी या कोई नेता हो, कि मैं लोकतांत्रिक नहीं हूँ। भले उनका काम बिल्कुल उसके विरोध में हो, फिर भी एक सबको फेस वैल्यू के लिए ये तो कहना ही पड़ता है कि हम लोकतांत्रिक हैं। तरुणा, आपने एक सच्ची लोकतंत्र की बात की कि सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, और भागीदारी की आपने अपने पिछले जवाबों में बात की। तो एक शब्द आता है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, भागीदारी आधारित लोकतंत्र की, और पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज में भी चल रहा है ये शब्द। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है? उसके लिए आरटीआई की बात होती है, जिसका ये आधार है कि एक नागरिक के तौर पे मुझे सभी तरह की सूचनाएं पाने का हक है, ताकि मैं भी उन सारे जो भी लोकतंत्र की प्रक्रियाएं हैं जिनसे डिसीजन लिया जा रहा है उसका हिस्सा बन सकूं। अगर मेरे पास सूचना नहीं होगी, इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं वो कैसे कर पाऊंगी? और दूसरा, इसी तरह पार्लियामेंट की तरह तरह की कमिटियां हैं जो कोई भी कानून पास होने के पहले, स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी, उन्हें ये कोई भी बिल भेजा जाता है जिसमें फिर सिविल सोसाइटी के जो सदस्य हैं, एनजीओ, एक्सपर्ट, वो सब अपने अपने जो विचार हैं किसी भी नए कानून पर वो रखते हैं। तो ये एक तरह से भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो इंडिया की, भारत की इस संदर्भ में क्या कमियां हैं? क्या हम वो सुनिश्चित कर पाए उस तरह की भागीदारी? इस पर अगर आप बताएं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा सवाल है। मैं पहले अमर्त्य सेन वाले एग्जाम्पल पे दोबारा जाना चाहूंगा, क्योंकि उस एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी देख लिया था कि सिर्फ हर 5 साल में वोट डालना सफिशिएंट नहीं होगा। प्रेस फ्रीडम भी लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है। क्यों है भाई? आपने वोट डाल दिया 1950 में, 1952 में मान लीजिए अकाल पड़ा, फैमिन पड़ी, और अगर आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं, आपका जो प्रेस है वो फ्री नहीं है, तो जनता को भी बाकी जगहों पे जहां अकाल नहीं पता चलेगा कि अकाल पड़ा है, लोग मर रहे हैं। सरकार को तो रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन जनता को पता ही नहीं चलेगा, सरकार पे प्रेशर नहीं बनेगा। कुछ क्यों करेगी सरकार? तो लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ ये नहीं है, वोट तो देखिए सिंगापुर में भी डालते हैं, और वहां की जो रूलिंग पार्टी है वो हर साल 90-99% से जीतती है। तो सिर्फ वोट डालना ही लोकतंत्र नहीं बन जाता। वोट डालने के अलावा लोकतंत्र के और भी बहुत मायने, ये भागीदारी वाला लोकतंत्र कि भैया बराबर के सिर्फ हर 5 साल में एक दिन के लिए नहीं बनते हो, आप लगातार, आपका जो बराबरी का जो स्टेटस है उस ग्रुप में, उस समूह में, वह लगातार बना रहता है। तो पहले तो ये प्रेस फ्रीडम वाली बात जो भारत में ठीक ठाक रही है। पीछे मेरे पीछे जो ग्राफ है इसमें एक नीचे वाली लाइन प्रेस फ्रीडम की भी लाइन है, और आप देख सकते हैं कि उस स्केल में हमारा इलेक्शन कमीशन की आजादी पर तो हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन प्रेस फ्रीडम पे हम जब ठीक भी रहे हैं, जब नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, तब भी हम ठीक ठाक ही हैं, खूब मतलब एवरेज से भी नीचे रहे हैं, खूब अच्छा स्कोर हमारा नहीं रहा है। और प्रेस फ्रीडम भी सिर्फ ये नहीं कि सरकार कानून पास करके मीडिया को बोल रही है कि तुम ये करो वो मत करो। प्रेस फ्रीडम बहुत तरह से खत्म किए जा सकते हैं। आप खरीद लो प्रेस को एक तरह से, वैसे सरकार अपने विज्ञापन देना बंद कर दे। प्रेस को कंट्रोल करने के बहुत तरीके हैं, आइडियोलॉजिकल कैप्चर हो सकता है एक मीडिया हाउस का। तो प्रेस फ्रीडम बहुत जरूरी है जनता के अधिकार के लिए भी, लेकिन उसके अलावा भी सरकार जो कुछ भी कर रही है हमारे नाम पे कर रही है, और इस मारे कर रही है कि हमारे हित में है ये, उस पे मुझसे बात तो करें, मुझसे पूछे तो सही कि इसमें मेरा क्या मत है, मेरे हित में वास्तव में मैं क्या समझता हूं कि मेरे हित में है कि नहीं है। और वह तभी जरूरी है जब
मुझे अपने मन की बात कहने पर डर ना लगे, खास करके तब डर ना लगे जब मैं वह बोलना चाहूंगा जो सरकार सुनना नहीं चाहती है। लोकतांत्रिक सरकार में बहस ही सिर्फ जरूरी नहीं है, बल्कि वैसी बहस जिसमें सरकार के खिलाफ बोलने वालों को निडर होके अपने मन मर्जी बोलने का पूरा हक हो। क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है कि सरकार मुझे डराए। मैं 5 लोगों को देख लूंगा जो सरकार की जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया जेल में है, तो मैं भाई अपने आप ही चुप हो जाऊंगा कि नहीं भाई, कौन पंगे लेना चाहेगा, चुप रहो तुम। तो इसको हम जैसे चीटिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं कि आप है ना, सेल्फ सेंसरशिप सेल्फ सेंसरशिप, कि खुद ही अपने आप को रोक ले रहे हैं कुछ कहने से। बिल्कुल, आप खुद ही रोक ले रहे हैं। और इसको ये चिलिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। इसका चिलिंग इफेक्ट होता है कि आप जैसे स्केप गोट एक शब्द है इंग्लिश में, कि एक बंदे को आप सजा देके या उसका उदाहरण बनाना चाहिए को आप चुप करा सकते हो। तो ये भी जरूरी है कि ये ना हो एक लोकतंत्र में। और फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है। अगर मैं बहस में अपना पक्ष रखूंगा, अपने तर्क रखूंगा, तो उसके लिए मुझे जानकारी भी तो होनी चाहिए ना कि सरकार क्या करना चाह रही है, इसके वास्तव में क्या पहलू हैं, इसमें इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके विपक्ष में क्या तर्क है। इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष जिसको सरकार से कोई डर ना हो, जिसका काम है सरकार की ऑपोजिशन करना, ताकि हर पहलू पे जनता को तर्क और उसके फेवर में भी और उसके अगेंस्ट भी मिले, ताकि नागरिक अपना मन फिर बहस में बना सके। बहस तभी हो सकती है जब दो पक्ष हों। एक ही पक्ष के सब हों, सभी वाहवाही कर रहे हो, तो वो बहस नहीं हुई, फिर वो कुछ और ही हो रहा है वहां। तो इसीलिए लोकतंत्र में विपक्ष की ये इंपॉर्टेंस है। एक इंडिपेंडेंट निडर विपक्ष की ये इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए विपक्ष को मजबूत रखना चाहता है, क्योंकि बहस बिना विपक्ष के नहीं हो सकती। तो फ्री प्रेस, फ्री इंफॉर्मेशन और फ्री ऑपोजिशन, ये तीन चीजें, इन तीनों के बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। और इसमें आप सुधार कर सकते हो। कोई भी बिल लाने के पहले उसको सार्वजनिक बनाओ, कम से कम महीना 2 महीना दो लोगों को कि भाई आप इस पे बहस करो, पब्लिक बहस करो, ऑपेड लिखो न्यूज़पेपर में। एक पब्लिक ओपिनियन बनाना जिसको कहते हैं। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो काफी, और उस समय मैं छोटा था, इतनी जानकारी नहीं थी कानून की और संविधान की, तो काफी बार कहते थे कि इस विषय में, और उनके बोलने की शैली भी थोड़ी मतलब ढुलमुल थी, वो हमारे आज के प्रधानमंत्री की तरह बिल्कुल सीना तान के और एक ही बात नहीं बोलते थे। तो ऐसे आंखें मटकाते हुए बोलते थे इस विषय पे बहस होना चाहिए। मैं सोचता था कि भाई तुम प्रधानमंत्री हो तो बोलो इस विषय पे हम कुछ करेंगे, ये बहस होना चाहिए वाली क्या बात। आज समझ में आती है जब बहस, हम काम पहले करते हैं, बहस बाद में। तो इसलिए बहस बहुत जरूरी है। हाल ही में हुए कुछ खासकर जो पर्यावरण संबंधी कानूनों में जो बदलाव लाए गए, उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट और जो उनका बुराई यही रहा कि जनता को वक्त ही नहीं दिया गया कि उस पर चर्चा की जा सके, उस पर बहस किया जा सके। इसी तरह अगस्त में या सितंबर में अभी फिर से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो कानून है, जो तरह तरह के सिविल सोसाइटी एनजीओ काम करते हैं जो बाहर से किसी तरह का पैसा लेते हैं, उस पर जो कानून में बदलाव लाया गया, उसके लिए भी सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही रहा कि जो इसकी किसी तरह की चर्चा नहीं हुई। जो लोग इसके बारे में ट्रैक रखते हैं कि कानून में क्या बदलाव आया, वो लोग भी सरप्राइज थे कि अचानक से ये बदलाव कैसे आया। तो अगर नहीं आप पहले से सार्वजनिक करेंगे कि हम ये अमेंडमेंट ला रहे हैं,
तो बिल्कुल उससे प्रॉब्लम होगी। ऑपोजिशन में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से संसद में कानून पास किए जा रहे हैं। और मीडिया की हमने बात की, मैं क्योंकि राजस्थान में हूँ तो मैं राजस्थान का एक एग्जांपल दूंगी कि जब पिछली सरकार थी यहाँ पर एक जो फ्री इंफॉर्मेशन और फ्री ऑपोजिशन को रोकने का एक तरीका ये है कि आप सेडिशन का चार्ज लगा दीजिए। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बात की है कि आप देशद्रोह का आरोप लगा दीजिए, आप यूएपीए लगा दीजिए। पिछली सरकार यहाँ राजस्थान में एक कानून लेके आई थी जिसके तहत सरकार के किसी भी अधिकारी पर अगर करप्शन का चार्ज लगाए और अगर उसको मीडिया में रिपोर्ट करना है तो मीडिया की रिपोर्टिंग लगभग असंभव सी कर दी गई थी कि आप पर मानहानि का दावा हो सकता है, आपको पहले सरकार की परमिशन लेनी है लिखने से पहले। तो उसे यहाँ पर उसका बहुत विद्रोह हुआ, काला कानून उसे कहा गया। और एक अखबार ने तो अपना जो एडिटोरियल जो पेज होता है वो ब्लैंक रख के खाली छोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन ऐसे कानून को किया। इसी के संदर्भ में हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट। अगर आगे बढ़ने के पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सुरभि, जो आपने जो FCRA जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट की बात की, एक पहलू में भूल गया था। मीडिया ही नहीं और विपक्ष ही नहीं, हमें एक लोकतंत्र में दो और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बिना लोकतंत्र नहीं चल सकता। एक है जिसको हम सिविल सोसाइटी बोलते हैं। सिविल सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट आज के दिन में NGOs हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग विषयों पर काम करते हैं, पॉलिसी स्पेस पे भी काम करते हैं कि कैसे कानून बनने चाहिए। ट्रेड यूनियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये सब सिविल सोसाइटी के अंग हैं जो सरकार और जनता के बीच पॉलिटिकल काम करते हैं, पर चुनावी पॉलिटिक्स में नहीं काम करते। ठीक है, चुनावी पॉलिटिक्स का एक अंग है, पर पॉलिटिक्स में और भी बहुत कुछ है चुनावी पॉलिटिक्स के अलावा। तो सिविल सोसाइटी की जो पॉलिटिक्स है, जो संस्थाएं हैं सिविल सोसाइटी में, उनका भी इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है मीडिया के अलावा। और FCRA का जो कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट, उसको इस सरकार ने, पिछली सरकारों ने भी, पर इस सरकार ने कुछ ज्यादा ही यूज किया है NGO सेक्टर को तबाह करने के लिए। और बड़े बड़े मतलब काफी रेस्पेक्टेड संस्थाएं, NGOs भारत छोड़ के जाना पड़ा उनको। तो वो एक मीडिया, विपक्ष, NGO सेक्टर, सिविल सोसाइटी सेक्टर, और चौथा है यूनिवर्सिटीज। क्योंकि बहस के लिए, विचार विमर्श के लिए यूनिवर्सिटीज का सरकार से इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का काम ही है कि देखिए, मीडिया और यूनिवर्सिटीज दोनों ही सत्य को जानने की और उसको प्रसारित करने का काम करते हैं। अलग अलग तरह के सच जो होते हैं, मीडिया का काम है जो सुपरफिशियल सच है, जिसपे बिना रिसर्च के आप जो सच को पा सकें, इंटरव्यू करके, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके, वो मीडिया का काम है, उस सच को उजागर करना। यूनिवर्सिटी का काम है और पेचीदा जो सच होते हैं, जो ग्राफ मेरे पीछे है, ये यूनिवर्सिटी का सच है। इसको मीडिया वाले इतना डेटा को प्रोसेस करके नहीं जान सकते। तो यूनिवर्सिटी सेक्टर भी बहुत जरूरी है लोकतंत्र में कि वो इंडिपेंडेंट और काम करे। बिल्कुल, जो अकेडमिशियंस हैं उनको भी एक तरह से चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म माना जाता है कि अगर कुछ है तो वो अपना आवाज उठाएं, हिस्ट्री से जो हमारे एग्जांपल्स हैं, इतिहास से उन्हें पेश करें। हमने भारत के संदर्भ में बहुत बात की। मैं आपका ध्यान उस पेपर पे ले जाऊंगी जिसका लिंक हमने अपने वीडियो के साथ भी दिया है, जो मार्मर का जो लेख है, जिसमें वो ये सवाल करते हैं कि क्या संविधान लेजिटिमेट है, क्या संविधान गैर लोकतांत्रिक नहीं है। क्योंकि एक संविधान सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या है, एक संविधान है कि ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं, ये हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, हम इनसे चलेंगे। तो इसके संदर्भ में क्या ये क्रिटिसिज्म अक्सर मतलब एक अकेडमिक बहस इसमें रही है कि संविधान का मतलब डेड हैंड ऑफ द पास्ट, कि कोई लोग जो आज से, जैसे अमेरिका के संदर्भ में 200 साल पहले या हमारे देश के संदर्भ में 70 साल पहले अगर कुछ लोगों ने और अगर कुछ मर्दों ने, अगर मैं ऐसा कहूँ,
कि कुछ निर्णय ले लिए, तो 70 साल बाद क्या ये मेरी लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका उससे ये कैसे सही बैठता है कि कुछ पिछले किसी वक्त में कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया और मैं उन नियमों से बंद कर रहूं। तो उसमें मार्मर एक यूलिसीज मिथ की भी बात करते हैं। तो आप लोकतंत्र और संविधान, इनका आपस में क्या संबंध है? क्या ये एक दूसरे के विरोधी हैं या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं? इनके संदर्भ को आप अगर स्पष्ट करें। सुरभि, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और काफी टाइम से यह सवाल एकेडमिक्स स्कॉलर्स डिबेट कर रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधानवाद बंधु हैं या दुश्मन है। लोकतंत्र और संविधानवाद एक दूसरे के लिए बिल्कुल जरूरी हैं या संविधानवाद लोकतंत्र को कम करती है, वो स्कोर बढ़ाती है या कम करती है, ये प्रश्न है। और मार्मर का, जैसे और भी बहुत लोगों ने इस पर लिखा है, उसका तर्क यह है कि भाई अगर सारे निर्णय लोकतांत्रिक होने चाहिए तो 70 साल से पहले, 200 साल पहले, कहीं 15 साल पहले किसी ने कुछ निर्णय लिया, हमारी संविधान सभा ने कोई निर्णय लिए और उससे आज भी मैं बंधा रहूं, तो फिर तो यही बात हुई ना कि हम बराबर नहीं हैं, उनको आप मुझसे ज्यादा तूल दे रहे हो। अगर लोकतंत्र में सब बराबर हैं तो मैं आज आप एक एग्जांपल देता हूं तो शायद बात और क्लियर हो जाएगी कि आज मान लीजिए भारत में एक 80% लोगों का यह मानना है कि भाई बहुत हो गए चुनाव और चुनावों से प्रॉब्लम ही होती है, करप्शन होता है, सारा काम ढीला पड़ जाता है, हमें तो चाइना और सिंगापुर बनना है, तो हम इलेक्शंस खत्म करेंगे। हम एक बहस भी होली लोकतांत्रिक जरिए से, उन्होंने 80% वोट के साथ यह डिसीजन लिया। ये भी नहीं कि प्रतिनिधि ले रहे हैं, ये भी मान लीजिए जनता डायरेक्ट ले रही है। आप जितना लोकतांत्रिक बनाना चाहें आप बना दो, जनता डिसीजन लेती है कि अब भारत में चुनाव नहीं होंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे जीवन भर के लिए, और इनके बाद कोई डिसीजन लेना पड़ेगा कैसे इनका सक्सेसर चूज हो, या तो इनके तो बेटे बेटी भी नहीं है तो इनका वंश तो नहीं चल सकता, लेकिन कुछ उपाय शायद अमित शाह जी बन जाए इनके बाद, या कुछ वैसा ही देना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की आयु जितनी लंबी हो खत्म तो होगी ही। तो लोकतांत्रिक रूप से हम लोकतंत्र को खत्म कर सकते हैं कि नहीं, आपका सवाल यह है मूल तौर पे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ आज हमारे समूह में जो व्यक्ति हैं सिर्फ उनके पास नहीं है, भविष्य में जो व्यक्ति इस समूह को ज्वाइन करने वाले हैं, जो अभी पैदा भी नहीं हुए या पैदा हो गए हैं पर उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है, उन सबके पास है। तो लोकतांत्रिक अधिकार भारत की आज की जनता की नहीं, भारत के भविष्य के जनता की भी एक अधिकार है। तो और यह डिसीजन लेना कि हम हमेशा के लिए लोकतंत्र खत्म कर देंगे, अगर आप इसको लोकतांत्रिक रूप से डिसीजन लोगे तो हर उस व्यक्ति का वोट चाहिए जो इससे अफेक्टेड होगा। लेकिन जो पैदा ही नहीं हुए हैं, जो भविष्य में हैं, आप किसी भी तरह से उनका कंसेंट, उनकी सहमति आप इस डिसीजन में नहीं पा सकते। तो इसलिए यह कॉन्सेप्ट है कि लोकतंत्र में उसके
इंटरनल एक कंस्ट्रेंट है कि आप लोकतांत्रिक रूप से ही लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ आपका अधिकार नहीं, हर किसी का अधिकार है, और उनका भी जो अभी पैदा भी नहीं हुए भविष्य के लोग। और क्योंकि भविष्य के लोग आज वोट नहीं डाल सकते, इसलिए लोकतंत्र के ही पद्धति को यूज करके आप लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते। तो ये एक जवाब है, ये संविधानवाद और लोकतंत्र के बीच के टक्कर को देख के, कि अगर आपका संविधान भविष्य के लोगों को लोकतंत्र का अधिकार मुहैया कराता है, तो संविधानवाद और लोकतंत्र में कोई दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं, सिर्फ दोस्ती है। क्यों? क्योंकि संविधानवाद लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, आज ही के लिए नहीं, हमेशा के लिए। और पैमाने हमें पता ही चल चुके हैं, सिर्फ चुनाव नहीं, मीडिया की स्वतंत्रता, सिविल सोसाइटी की स्वतंत्रता, विपक्ष की स्वतंत्रता और यूनिवर्सिटीज की स्वतंत्रता। इसके अलावा संविधानवाद में सिर्फ, संविधानों में सिर्फ यही रूल्स नहीं होते, और भी रूल्स होते हैं। बाकी जो रूल्स हैं वह मैं मानता हूं कि वह एक सुपर मेजॉरिटी से हर लोकतांत्रिक लोग बदलने की कैपेसिटी उनमें होनी चाहिए, कि जब तक वह जो लोकतंत्र का जो मूल सिद्धांत है, बराबरी, समानता, उसको अटैक ना करें, और लोकतंत्र के जो बिल्कुल बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी हम बातें कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस, विपक्ष की इंडिपेंडेंस, उनको एक तरफ रख दें, तो जो बाकी जो संवैधानिक सिद्धांत हैं, जो समानता नहीं रिक्वायर करती, जो लोकतंत्र नहीं रिक्वायर करता, वो संविधान में हो सकते हैं, लेकिन उसका एक लोकतांत्रिक जरिया होना चाहिए जिससे कि वो बदले जा सके। और भारतीय संविधान में वो पद्धति है। हम आज 100 से भी ज्यादा बार अपने संविधान को अमेंड कर चुके हैं, उसमें संशोधन कर चुके हैं, इसीलिए कर चुके हैं क्योंकि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है। तो ये जो लोग मर चुके हैं, पुराने लोग, 70 साल पुराने, 200 साल पुराने, अमेरिकी संविधान में प्रॉब्लम है, उनका संविधान बदलना बहुत मुश्किल है। और ये अमेरिकी प्रॉब्लम है, ये भारतीय प्रॉब्लम है। हमारे संविधान के निर्माता ये जानते थे कि उनकी समझ जितनी भी हो हमेशा के लिए अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए हमारे संविधान में संशोधन करने के उन्होंने उनकी पद्धति संविधान में लिख दी थी, और वो असंभव पद्धति नहीं है। हम 100 बार से भी ज्यादा उसका इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान इसलिए वैध है और लोकतंत्र से पूरी तरह संगत है, क्योंकि वह सिर्फ लोकतंत्र का प्रोटेक्शन करता है। लेकिन कुछ ऐसे संविधान हो सकते हैं जो वैध नहीं हो, जो संविधान लोकतंत्र को प्रोटेक्ट ना करके कोई ऑटोक्रेट का प्रोटेक्शन करे, तो वैसे संविधान इलेजिटिमेट होंगे, वैध नहीं होंगे। लेकिन भारतीय संविधान में ये प्रॉब्लम नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर हम संविधान सभा की बात करें तो मुझे जहां तक मैंने पढ़ा है, हमें इस तरह के स्टेटमेंट भी संविधान सभा में देखने को मिलते हैं। ये जो चिंता की तरफ हम हिंट कर रहे हैं, संविधान सभा तो भारत के संदर्भ में जो एक बहुत ही गैर बराबरी आधारित समाज है, जाति हमारे समाज की एक बहुत बड़ी रियलिटी है, जातिगत हिंसा हमारे समाज की बहुत बड़ी रियलिटी है। तो क्योंकि इक्वालिटी का, जो बराबरी का हक है, जो बराबरी की बात है, वो हमने समझा कि कैसे लोकतंत्र के लिए एक बेसिक जरूरत और उसका जस्टिफिकेशन भी मानी जाती है। तो एक गैर बराबरी आधारित समाज में जहां जाति जैसी व्यवस्था हो, आप लोकतंत्र को कैसे देखते हैं? और अंबेडकर ने संविधान सभा में और संविधान सभा के बाहर जाति और लोकतंत्र, इस संबंध को किस तरह देखा और इसके बारे में क्या उनका कहना था? हमारी संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी, और उनका ये खास करके डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि हम संविधान के जरिए राजनीतिक लोकतंत्र ला रहे हैं,
और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिसको उन्होंने कहा था। और देखिए, ये नहीं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जरूरी नहीं है, हमने अमर्त्य सेन के रिसर्च से जाना है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आने से इंडिया में अकाल खत्म हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप हर 10 साल सैकड़ों लोग, हजारों लोग, दसियों हजारों लोग मर रहे हैं, वो खत्म हो जाए तो भाई उसी कारण से हमें ले आना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अम्बेडकर का ये भी मानना था कि लोकतांत्रिक देश तो हम बन रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ राजनीतिक तौर पे बन रहे हैं। एक सामाजिक लोकतंत्र उन्होंने जिसको सोशल डेमोक्रेसी कहा था, और इकोनॉमिक लोकतंत्र जिसको आर्थिक डेमोक्रेसी कहा था, उन्होंने कहा था कि इसकी भी बहुत जरूरत है। कि लोकतंत्र हमने देखे कि लोकतंत्र का मूल जो सिद्धांत है वो है बराबरी, वो है समानता। तो इतने ऊंच नीच वाले समाज में जहां अमीर और गरीब के बीच का फासला इतना ज्यादा है, और कास्ट के और जेंडर के और बहुत ही अलग अलग आइडेंटिटीज के बेसिस पे जो सामाजिक असमानता है वो इतनी ज्यादा है, तो उसको लोकतांत्रिक बनाने में टाइम लगेगा, समय लगेगा। लेकिन अंबेडकर का ये बिल्कुल मानना था कि जब तक हम आर्थिक और सामाजिक रूप से भी लोकतांत्रिक ना बने, तब तक हमारा देश सिर्फ एक औपचारिक रूप से ही लोकतंत्र रहेगा। औपचारिक लोकतंत्र या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, फिर से हम वही बात करें कि वह जरूरी तो है, पर्याप्त नहीं है। तो वो फ्लोर है, सीलिंग नहीं है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को कैसे हम यूज करके, राजनीतिक डेमोक्रेसी को कैसे हम यूज करके आर्थिक और सामाजिक डेमोक्रेसी, औपचारिक लोकतंत्र को वास्तविक लोकतंत्र कैसे बनाएं, यह चैलेंज संविधान सभा ने हर भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ दिया था। कुछ पीढ़ियों ने इस पे अच्छा काम किया है, कुछ ने खराब काम किया है। कभी हम आगे भी बढ़े हैं, कभी पीछे भी बढ़े हैं, लेकिन ये जिसको हम अंग्रेजी में वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, ये वो है, ये काम अभी खत्म नहीं हुआ है, चालू चल रहा है। बिल्कुल। और अगर हम ये देखें, जो मंडल कमीशन के आने के बाद की राजनीति रही है, जिसे पॉलिटिकल शोधकर्ताओं ने सोशल जस्टिस की राजनीति जिसे कहा है, क्रिस्टोफर डेफरलोट ने मायावती दलित महिला जो सबसे ज्यादा एक तरह से जिसकी तरफ एक भेदभाव हो सकता है, वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी। और तब उस तरह जो हमारा ठीक ठाक हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक हमने अचीव किया है विभिन्न जातियों को भी रिप्रेजेंटेशन देने में, पर जैसा आपने कहा वर्क इन प्रोग्रेस है। राजेश जी, मैं ये अगला सवाल ये कहना चाहूंगा सर आपसे कि लोकतंत्र क्या है, उसी सवाल पे हम फिर से जाते हैं। क्या यह सिर्फ हेड काउंट है या बहुसंख्यकों का शासन है, जिसे हम मेजोरिटेरियन रूल भी कहते हैं? कैसे देखते हैं आप, या उससे कुछ अधिक है? और इन सब में हम अल्पसंख्यक अधिकारों को कहाँ रखते हैं? जब अल्पसंख्यक अधिकार की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच उनके अधिकार कहाँ होते हैं? इसको लेकर के अलग अलग सिद्धांत क्या हैं? देखिए, फिर से बहुत ही अच्छा सवाल है राजेश। इसमें लोकतंत्र के दो मायने हैं, या इस पर भी एक मतभेद है इसके लोकतंत्र के स्कॉलर्स में। कुछ लोग लोकतंत्र की एक महीन या पतली परिभाषा एक्सेप्ट करते हैं, जिस पर हमने अभी तक बातचीत की है कि लोकतंत्र का मतलब एक खुला समाज, स्वतंत्र समाज, जिसमें चुनाव फ्री हैं, फेयर हैं, चुनावों में ज्यादा धांधली नहीं होती, ऑपोजिशन फ्री है, प्रेस फ्री है, यूनिवर्सिटीज फ्री है, सिविल सोसाइटी फ्री है, ये सब फ्री है, तो वो लोकतंत्र है। ठीक है, ये एक महीन परिभाषा है लोकतंत्र की। और इस परिभाषा में जो मेरे पीछे जो ग्राफ्स हैं, ये भी ग्राफ सिर्फ इसी परिभाषा को ट्रैक करते हैं। ठीक है, इसमें इसके खिलाफ नहीं, इस पर बिल्ड करते हुए कुछ स्कॉलर्स ने कहा है कि हमें लोकतंत्र की एक मोटी परिभाषा लेनी चाहिए, जिसमें कि एक समाज में यह सब होने के बावजूद भी हो सकता है कि वह समाज कुछ एक खास तबके पर
तबके का उत्पीड़न करे, खास करके अल्पसंख्यक तबके का उत्पीड़न करे, ऑपरेशन करे। तो उनका मानना है कि वैसा समाज लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। तो माइनॉरिटी राइट्स ये लोकतंत्र की परिभाषा के भीतर आते हैं तो वो लोकतंत्र की मोटी परिभाषा हो जाती है, और अगर ये लोकतंत्र की परिभाषा के बाहर आते हैं तो लोकतंत्र का एक महीन या पतली परिभाषा, थिन कंसेप्ट बोल सकते हैं हम लोकतंत्र की। लेकिन देखिए, वह एक जिसको हम इंग्लिश में सेमांटिक डिबेट बोलते हैं, परिभाषा की डिबेट है। उस डिबेट को आप एक तरफ रख दीजिए। सही सवाल यह है कि माइनॉरिटी राइट्स सही है या गलत है। एक समूह का, खास समूह का उत्पीड़न करना सही है या गलत है, क्योंकि वह गलत है तो चाहे वो लोकतंत्र की परिभाषा के अंदर आए या बाहर से आए, गलत तो गलत ही रहेगा। और सही है या कम से कम वाजिब है, सही ना भी हो, कोई चीजें होती है जो सही नहीं है लेकिन वाजिब है, वैध है, चलो भाई तुम गलत कर रहे हो लेकिन ये गलत करने का तुम्हें हक है, तो हो सकता है वो वैसा भी पॉसिबिलिटी हो। तो यह क्वेश्चन है। तो इसका मैं एक लोकतांत्रिक परिभाषा को मोटे करने का या मोटी परिभाषा का एक तर्क देना चाहूंगा, और वह तर्क जो भविष्य के लोगों का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था कि लोकतंत्र सिर्फ आज के लिए नहीं भविष्य के लिए भी जरूरी है, उससे रिलेटेड है, उससे संबंध रखता है। तो इसको आप कैसे समझोगे? इसको ऐसे समझोगे कि लोकतंत्र आप तभी हो सकते हो जब आज का हारा कल जीतने की उम्मीद रख सके। कि लोकतंत्र में पावर जो होता है, क्योंकि देखिए लोकतंत्र हम क्या चीज बांटने के लिए कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पावर है एक देश का उसको बांट रहे हैं लोकतंत्र के जरिए। कि जो देश की सरकार का जो पावर होता है, जो बहुत मतलब व्यापक पावर है, वो किसके हाथ में हो, ये क्वेश्चन है जो हम लोकतांत्रिक रूप से बराबरी समानता के आधार पर उसको हम कुछ लोगों को देते हैं कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। यही भविष्य वाली बात है कि सब कुछ बदल सकता है लोकतंत्र में। तो लोकतंत्र मेरे नजरिए से तभी उसकी वैधता होती है जब समाज के हर तबके को, हर समूह को यह गारंटी हो कि तुम हमेशा के लिए नहीं हारोगे। लोकतंत्र में तुम शायद आज हार भी जाओ, आज तुम्हारे पास पावर कम है, कल तुम्हें जीतने की उम्मीद है कि नहीं। अगर एक समाज में किसी समूह के पास जीतने की सारी उम्मीद हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए तो मेरे नजरिए से वह समाज लोकतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वो जो औपचारिक समानता जो लोकतंत्र का फाउंडेशन है वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए परमानेंट एक्सक्लूजन पावर से किसी भी समूह में अगर हो एक गुट का, तो वो लोकतंत्र नहीं हो। इसीलिए मेरा मानना है कि एक थोड़ा मोटापन इसकी परिभाषा में, लोकतंत्र की परिभाषा में जरूरी है कि एक खास तरह का माइनॉरिटी ऑपरेशन, कि उस माइनॉरिटी को आप पॉलिटिकल पावर से हमेशा के लिए बाहर कर दो या काफी लंबे समय के लिए बाहर कर दो, तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। अमेरिका में बहुत कोशिशें होती हैं ऐसे, सक्सेसफुल भी होती हैं। उसको बोलते हैं जेरी मैंडरिंग। जेरी मैंडरिंग अमेरिका में कैसे करते हैं? अमेरिका को हम सबसे महान लोकतंत्र मानते हैं, लेकिन वहां पे एक बहुत ही महीन परिभाषा पे ही अमेरिका लोकतंत्र माना जाएगा, क्योंकि वहां पे वो जो इलेक्शन के लिए जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, जो काले लोग हैं, जो ब्लैक्स हैं, वो ज्यादातर कंस्टिट्यूएंसीज में माइनॉरिटी में हो, ताकि वो हमेशा गोरे लोग का ही कैंडिडेट होते हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं हो, क्योंकि आप एक खास समुदाय को
हमेशा से पावर से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि लोकतंत्र का एक मोटी परिभाषा जरूरी है कि कोई भी समुदाय हमेशा से अगर पावर से बाहर कर दिया जाए तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता। इसमें अगर हम अमेरिका के संदर्भ में बात करें तो जिस तरह से जेल में किसी तरह का कन्विक्शन हो और अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को स्पेशली जिस तरह से पूरा उनके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक तरह से टारगेट किया गया है और उसकी वजह से जो वोटिंग राइट्स छीन लिए जाते हैं वो भी एक चिंता का मुद्दा कहा जा सकता है। इसमें हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी 13 जो अमेरिका के संविधान के 13th अमेंडमेंट से जुड़ी है और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अफ्रीकन अमेरिकन के साथ जिस तरह का बर्ताव है उस पर है, तो वो मैं रिकमेंड करना चाहूंगी। और अगर हम भारत के संदर्भ में जी तरुणा नहीं मैं भारत के संदर्भ में आ रहा था, आप अपनी बात खत्म कीजिए फिर मैं भी हाँ, मैं भारत के संदर्भ में भी अगर हम पिछले कुछ वर्षों से देखें तो जो 2013-14 में हमारी सरकार आई पे अपनी मेजॉरिटी पे आई, एक तरह से साथियों की दूसरी पार्टियों की जो मिली जुली पहले सरकारें थी उस तरह से नहीं थी। और ये जो आर्ग्यूमेंट कहा जाता है कि हमें चुनकर भेजा है, हमें बहुत मत मिले हैं, जिसको एक तरह से सबसे सुपर आर्ग्यूमेंट मान लिया जाता है, ट्रम्प वॉल आर्ग्यूमेंट मान लिया जाता है कि ये तो जनता ने कहा है, हम सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, बिना ये समझे कि लोकतंत्र का जो अर्थ है उसमें जो बराबरी की बात है और आपने जो भविष्य के में सब एक ग्रुप को बाहर न निकालने की बात है, वो आज की डेट में हमारे देश में किस तरह से काम कर रहा है उस पर काफी बड़ा सवाल है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि हम इलेक्शन जीत गए हैं तो हम लोकतांत्रिक हैं, ये थोड़ी सुपरफिशियल सी समझ है लोकतंत्र की, क्योंकि आपने फिर लोकतंत्र को सिर्फ वोटिंग मान लिया है। बिल्कुल सुरभि, बिल्कुल। इसीलिए मैं यही बोलना चाह रहा था कि आज के दिन इंडिया में धर्म के आधार पे मुस्लिम्स को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है पॉलिटिकल तौर पे और क्रिमिनल जस्टिस के तौर पे, जो मूवमेंट है हमारी डेमोक्रेसी का वह उसी तरफ है कि अभी कंप्लीट एक्सक्लूजन नहीं हुआ है, पूरी तरह से मुसलमानों को राजनीतिक पावर से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं वही दिशा है। और हम शायद इस ग्राफ में वो माइनॉरिटीज का एक्सक्लूजन का ग्राफ मैंने नहीं डाला है, वीडेम उसको भी कैलकुलेट करता है। अब वीडेम के सैकड़ों फैक्टर्स हैं, उसमें जो ये मोटे तौर पे हम डेमोक्रेसी कर रहे हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वह भी नीचे की तरफ जा रहा है। और इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये इस ग्राफ को देखना और स्कोर्स को देखना, क्योंकि डेमोक्रेसी है अभी इंडिया में, लेकिन दिशा उसकी नीचे की तरफ है और एक समय आएगा जब हम इसी दिशा में चलते रहें तो हम लोकतांत्रिक नहीं रहेंगे। चुनाव चाहे होते रहें, हम सिंगापुरियन चुनाव होंगे वहां, जहाँ रशियन चुनाव होंगे, जहाँ चुनाव कराओ या ना कराओ जीतेगा तो एक ही बंदा। अभी हम जिस सप्ताह में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात की है, हरियाणा इस तरह की बातें कर रहा है, जबकि न इस तरह का एविडेंस कुछ अवेलेबल है। ये कानून जिस तरह से इसे लाने की बात कर रही है, स्पष्ट तौर से दिख रहा है कि आप किस समूह को टारगेट करना चाह रहे हैं, और महिला विरोधी तो ये कानून है ही, इसमें मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल हम हर लेवल पर देख लें, जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में हमने लिंचिंग की घटनाएं देखी हैं, आप क्या खाते हैं, आप सिर्फ क्या पहनते हैं, आपने सर पे क्या टोपी पहन रखी है, आपने क्या पहन रखा है, उसी पर आपको आपकी जान पर बनाएगी, सिर्फ आपके नाम के कारण आपको। और आपने जो भेदभाव के खिलाफ कानून की जो आपका एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो शशि थरूर पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया था उन्होंने, जो मकान लेने में प्रॉब्लम, मुसलमान है तो आपको घर नहीं देंगे, तो चारों तरफ से हर चीज पे, इकोनॉमिक लेवल पे, आर्थिक स्थिति में, जैसे सच्चर कमेटी की हम रिपोर्ट देखें तो भारतीय मुसलमान शिक्षा, एम्प्लॉयमेंट, इन सब में उनको कुछ अधिक सरकारों ने उनके लिए नहीं किया है।
तो बिल्कुल इस पर मुझे लगता है कि हम अपने आप में कंप्लीट अलग इंटरव्यू डिस्कशन कर सकते हैं। राजेश, तुम्हारा जी। सवाल। मुझे लगता है राजनीतिक तौर पे भी ये चीजें बहुत बेहतर नहीं है जिस तरीके से पार्टियां टिकट देती हैं। आप हाल के वर्षों में देखें कि वो एक बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा विषय रहा है कि बहुत कम लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय से जो है पार्टियां टिकट देती है। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है राजनीतिक एम्पावरमेंट के लेकर के भी। जी। लोकतंत्र के वर्किंग के बारे में इतिहास क्या कहता है? स्टीवन लेब्स्की और डेनियल जेलेट ने लोकतंत्र कैसे मरता है अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के इतिहास के आधार पर हम लोकतंत्र के भविष्य की बात कर सकते हैं। तो प्रोफेसर केतान, मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। तो राजेश, इस सवाल पे हमें एक पूरा एपिसोड करना पड़ेगा, पर संक्षेप में बताऊं तो 20वीं सदी के तानाशाह लोकतंत्र पर खुल्लम खुल्ला हल्ला बोलते थे। वो लोकतंत्र खत्म करना हो तो उसमें कोई उनके जो इंटेंशंस थे वो स्पष्ट होते थे। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र पे हल्ला बोला, जो मेरा ग्राफ है जो नीचे जा रहा है, इमरजेंसी लागू कर दिया, मीडिया पे सेंसरशिप डाल दी, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया। तो कोई डाउट नहीं था कि लोकतंत्र इंडिया से खत्म हो चुका है। ये 20वीं सदी का मेन जो लोकतंत्र को खत्म करने का टूल था वो यही था। वो कूज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, कि एक सत्ता पलट होती थी। वो सत्ताधारी भी सत्ता पलट कर सकते हैं कि भाई वो देश का आप लोकतांत्रिक सिद्धांत खत्म कर दो। पाकिस्तान में ज्यादातर सैनिक अधिकारी करते थे, लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री को हटा के जेल में डाल के फांसी दे के अपनी सत्ता बचाते थे, पावर ले लेते थे। तो वो 20वीं सदी का को करने का वो तरीका था। 21वीं सदी में, पिछले दशक में, दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में, जो आज के तानाशाह हैं, 21वीं सदी के जो तानाशाह हैं, वो थोड़े बुद्धिमान हो गए हैं। उन्होंने सीख लिया है कि लोकतंत्र इतना सफल हो चुका है एक सिद्धांत के तौर पे कि इस पर हम खुल्लम खुल्ला हल्ला नहीं बोल सकते। तो भेड़िए ने मेमने की खाल पहननी शुरू कर दी है कि आप इसको अंदर से दीमक की तरह खा जाते हो लोकतंत्र को, लेकिन ढांचा बना रहे तो आपका पूरा मकान खोखला हो चुका है, लकड़ी का मकान है, पूरा खोखला हो चुका है अंदर से, लेकिन दिखाने के लिए जो ढांचा है वो बरकरार है। तो यह लेविट्स्की और ज़िबलाट ने कहा है, और भी बहुत लोगों ने इस पे अलग अलग देशों में रिसर्च की है कि यही काम पोलैंड में हुआ, हंगरी में शुरुआत में हुआ, टर्की में शुरुआत में हुआ, अमेरिका में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, भारत में हुआ, साउथ अफ्रीका में हुआ, जुमा के अंडर में, इजराइल में हो रहा है, तो जगह जगह हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है। और इसके तरीके क्या है कि आप छुप के धीरे धीरे काम करो, आप विपक्ष की ऑटोनॉमी थोड़े थोड़े तरीकों से खत्म करो, मीडिया की स्वतंत्रता धीरे धीरे खत्म करो, डर बैठाओ जनता में, लेकिन एक साथ मत करो। तो इंक्रीमेंटलिज्म एक कॉन्सेप्ट है पॉलिटिक्स में, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो हम क्रमशःता कह सकते हैं कि आप एक साथ कोई काम नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप करते हो। कि आप एक तरह से आप देख लो इसको, एक एग्जाम्पल दूं, आपको कहीं दूर जाना है, दूर आपका आपकी मंजिल तय है कि भाई मुझे उस मकान तक जाना है, वो मकान है आपका तानाशाही, ठीक है। तो 20वीं सदी के तानाशाह वो हेलीकॉप्टर उड़ा के जाते थे उस मकान पे। तो हेलीकॉप्टर क्या करता है, शोर भी करता है, धूल भी फैलाता है, सबको पता रहता है क्या हो रहा है, सबके लिए देखने के लिए
बिल्कुल साफ है बात। आज के तानाशाह हेलीकॉप्टर नहीं उड़ाते, वो सुरंग बनाते हैं खुफिया तरह से। धीरे धीरे वो उसको सुरंग खोदने में भी टाइम लगता है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अंदर से ढांचा ढीला करते हैं, तो वही हो रहा है। तो इस पे हम, मेरा जो 1000 कट का जो पेपर है वो इसी पर है, तो हम इस पर बातचीत कर सकते हैं एक अलग सेशन में। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतना गुप्त है ये और इतना क्रमशः तरीके से ये काम होता है कि जो चैलेंज है वो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है लोकतंत्र। अब हम शायद इसे इस तरह से कह सकते हैं कि 20वीं सदी में एक हल्ला बोल तरीके से जैसे मिलिट्री आएगी, राष्ट्रपति भवन को घेर लेगी और या जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें घेर लेगी और अपना काम कर लेगी। अब एक दबे पांव आने का जो है कि आप बिल्कुल शांति से एंटर करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि धीरे धीरे आपके हाथ से आपकी लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है या समाप्त होता जा रहा है। या फिर इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक थिएटर है, आपने एक वस्त्र पहन रखा है लोकतंत्र का, ऊपर से आपका जामा, हम जिसे कहते हैं कॉस्ट्यूम, आपका लोकतंत्र का है, पर अंदर से आप कुछ रह नहीं गए हैं। और वही फिर वो ये जो आपने शुरुआत में बात कही थी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ये कप है, लोकतंत्र है या नहीं है, ये धीरे धीरे ज्यादा या कम हो सकता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरभि और प्रोफेसर खेतान, आप दोनों का चौथे एपिसोड जिसपे हमने बात किया लोकतंत्र के सिद्धांत के ऊपर। आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं कि किस तरीके से आप हमें चाहते हैं वीडियो बनाना और इसके ऊपर किस तरीके से हम संवाद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का और दर्शकों का भी। धन्यवाद।